आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है होम्योस्टेसिस। बहुत ही आसान चैप्टर है, कंसेप्चुअल भी है। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह से क्लियर हो जाए तो इतना मुश्किल ये चैप्टर नहीं है। जस्ट आपको थोड़े से जो है पर्सपेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। पर्सपेक्टिव कहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपना रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट जो है वो जहन के अंदर रखने पड़ेंगे और उसकी बिना के ऊपर आप इस सारे के सारे चैप्टर को जो है आसानी के साथ जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो मैं इसका जो नाम है वो मैंने दिया है मैनेजमेंट ऑफ लाइफ रेगुलेशन। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो जितनी चेंजेस होती हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी चेंजेस होती हैं उनको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। ठीक है, उनको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। तो काइंडली कोई मुझे बता सकता है कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है वो क्या कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कोई बता सकते हैं इधर? अच्छा, ये सिंपल सी बात है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो अमूमन वही होता है जो आपके एनवायरनमेंट का होता है। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा, जबकि वार्म ब्लडेड का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जिस तरह आप हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो आपको कांस्टेंट रहने के लिए जो है बॉडी रेगुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं जी, हम होम्योस्टेसिस में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तीन डिफिनेशन को जो है हम पढ़ते हैं। पहले है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिर है इंटरनल एनवायरनमेंट। इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम डिफाइन करेंगे कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता हो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि होम्योस्टेसिस के अंदर या इस चैप्टर के अंदर फर्ज करें हम किसी एक चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, किसी एक एनिमल को स्टडी कर रहे हैं, तो वो एनिमल जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है उसकी बॉडी को निकाल के, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हिज बॉडी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एनवायरनमेंट है और इसके अंदर ये एक एनिमल है, तो इस एनिमल को निकाल के बाकी जितना भी एनवायरनमेंट बनता है ये सारा क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? जिसमें उसके बॉडी टिश्यूज जो है वो रह रहे हो, यानी कि वो बाउंड्री, यानी कि जो उस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिधर भी आता है वो सारा का सारा उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होगा। और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चीजें जो है वो लिक्विड मटेरियल, यानी कि आपका जो ब्लड प्लाज्मा हो गया, लिम्फ मटेरियल हो गया, ठीक है, वो सारा का सारा कंट्रोल करता है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर रेगुलेशंस को। आयंस और साल्ट्स की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, इन चीज़ों को जो है वो कौन कंट्रोल करता है? इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है, जैसे आप ब्लड कहते हैं, प्लाज्मा हो गया, ठीक है, लैम्प्स हो गए, ये सारे के सारे जो है लिम्फेटिक जो सिस्टम के अंदर आता है सारा मटेरियल, वो सारे के सारे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की, कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस क्या है कि फर्ज करें आप वार्म ब्लडेड एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, आप अपने आप को स्टडी कर रहे हैं। अमूमन जो बायो के अंदर हम पढ़ते हैं वो जोलॉजी होती है, और जोलॉजी के अंदर जितना भी हम पढ़ते हैं मेनली उसमें से 90% हम इंसानों को स्टडी कर रहे होते हैं। इसलिए आपने जो है जहन के अंदर पहले इंसानों को रखना है। अगर हम होम्योस्टेसिस की बात कर रहे हैं तो आप ये समझे कि आप सिर्फ इंसानों की जो है वो बात कर रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है जी कि बाहर सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसके बदले में क्या है कि आप अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो या तो बरकरार रखें या तो उसको भी चेंज करें। ठीक है, यानी कि फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हो रही हैं उसके मुकाबले में अपने बॉडी टेम्परेचर को या इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना, या सुटेबल टू लाइफ, यानी कि चेंज भी हो रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ को मेंटेन रखना है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस ला के, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है कि कीपिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट इन कांस्टेंट स्टेज, या able to sustain life with the fluctuation in external environment, के बाहर जो चेंजेस हो रही हैं उसके साथ इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार रखना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, कि होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप अपनी बॉडी के अंदर जो सिस्टम मेंटेन रखते हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उसके पीछे मेन बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है।
तो अगर आपको सेकेंड ईयर के अंदर ही नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर याद हो तो उसके अंदर आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक आपने पढ़ा था रिसेप्टर, फिर आपने जो है कंट्रोल सेंटर यानी कि इंटीग्रेटर पढ़ा था, उसके बाद आपने इफेक्टर्स पढ़े थे। तो इससे क्या मुराद है कि ये 3 चीज़ें जो हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 चीज़ें जो हैं आपके बॉडी का होम्योस्टेसिस बरकरार रखने में मेन की रोल जो है वो अदा करते हैं। वो किस तरह से? फॉर एग्जांपल आप अभी आपके यहाँ जो गर्मी है, इसके बाद आप तकरीबन दिसंबर के महीने में आपके पास सर्दी ज़्यादा हो जाती है। तो सर्दी आपको किस तरह से लगती है कि आपके जो बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है? जो सेंसर मौजूद हैं, वो डिटेक्ट करते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है? रिसेप्टर क्या करते हैं? रिसेप्ट करते हैं, अ, एक्सेप्ट करते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट। अब चेंज जो उन्होंने महसूस कर ली, अब वो उसको देंगे किसको? कंट्रोल सेंटर को, यानी कि आपके दिमाग को जाएगा वो मैसेज कि जी बाहर जो है ये वाली चेंज आ चुकी है। अब आपने क्या करना है? तो कंट्रोल सेंटर यानी कि इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर कहते हैं एक इंफॉर्मेशन को चेंज करने वाला, ठीक है? मैनिपुलेटर। तो अब जो मैसेज आया है, फॉर एग्जांपल, अब हम थोड़ा-सा बारीक जाते हैं कि ये मैसेज क्या है, तो आपको पता है कि वो नर्व इम्पल्सेस होती हैं। नर्व इम्पल्सेस को थोड़ा और आप डिटेल से देखें तो आपको साफ-ज़ाहिर नज़र आएगा कि वो जो है आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेल मेम्ब्रेन के इर्द-गिर्द, यानी कि वो जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। अब मकसद ये है कि वो पोलैरिटी जो चेंज हो रही है, आप उसको किस तरह से सिस्टम को चेंज करने में या बरकरार रखने में यूज करेंगे। तब क्या है कि आपका इंटीग्रेटर जो है वो फिर से एक नई नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। किसके लिए? जो कि जाके ऐड करती है इफेक्टर के ऊपर, ठीक है? इफेक्टर के ऊपर ऐड करेगी और वो जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। बदले में आप जो है वो कांपना शुरू कर देंगे, ठीक है? अब हम जो है थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है। दस्तक होना, दैट इज द रिसेप्शन, यानी कि आपके कानों ने आवाज सुनी कि दरवाजे के ऊपर कोई नॉक कर रहा है। दैट इज द रिसेप्टर। आपके कानों ने जो है मैसेज भेजा दिमाग को कि दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक दे रहा है, ठीक है? अच्छा, अब क्या है, दस्तक तो हो गई। अब आपका जो कंट्रोल सेंटर है, जो आपका दिमाग है, वो उस मैसेज को चेंज करेगा। चेंज 2 तरीकों से करेगा। या तो आप जो है वो जाके दरवाज़ा खोलेंगे या आप जाके दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। 2 ऑप्शन है आपके पास। हम इसको जो है या तो 1 कर देते हैं या फिर 0 कर देते हैं। 1 से मुराद ये है कि आप दरवाज़ा खोलेंगे और 0 से मुराद ये है कि आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, ठीक है? दोनों में से एक ऑप्शन तो आपने चूज़ करना ही है। ठीक है? वो अलग बात है कि इसके अलग सारे जो है वो टाइप्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है अपने छोटे भाई को कह दें, आप किसी और बंदे को कह दें कि जाके दरवाज़ा खोल लें, वो हो सकता है। लेकिन खोलना और ना खोलना, ये 2 जो है वो इसके ऑप्शंस आ गए। अगर वो खोलता है दरवाज़ा, ठीक है? तब वो क्या करेगा कि अपनी टाँगों वाले मसल्स को एक मैसेज भेजेगा कि उठें और दरवाज़े के पास जाएँ। फिर वो दोबारा मैसेज भेजेगा आपके हाथों को कि दरवाज़े को खोलें। फिर वो मैसेज भेजेगा आपकी ज़ुबान को कि आप डिस्कस करें, ठीक है? तो ये है कि रिसेप्टर जो हैं चेंज इन एनवायरनमेंट उसको सेंस करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैसेज जो है वो आपके कंट्रोल सेंटर को जाता है। वहाँ पे मैसेज को समझा जाता है, फिर उसको चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद अफेक्टर को वो मैसेज जो है वो भेज दिया जाता है। और अफेक्टर क्या करते हैं कि जो उनको मैसेज आया होता है उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है? इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बड़े लेवल के ऊपर देखें तो आपका फ़र्ज़ करें आपका कंट्री जो है वो एक बॉडी हो गया। अब बाहर से फ़र्ज़ करें कोई और एनिमी कंट्री जो है वो अटैक करता है, तो आपकी जो आर्मी, आपके जो सोल्जर्स हैं बॉर्डर के ऊपर, वो डिटेक्ट करेंगे कि जी हमारे ऊपर अटैक हुआ है। फिर वो क्या है कि हेडक्वार्टर्स में खबर पहुँचाएँगे कि आपके जो कंट्री है हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। जो कि क्या है, आर्मी आ गई आपके पास, हेडक्वार्टर्स, ठीक है? कंट्रोल सेंटर। अब वो क्या करेंगे, क्या इफेक्टर्स को यानी कि आपकी एयर फोर्स को जो आगे मैसेज पहुँचाएँगे कि आप जो है जहाज़ उड़ाएँ और जो एनिमी जो है फ़ज़ा में आ गए हैं, उनको जो आके आप
खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा लेवल का जो है मैकेनिज्म हो गया कंट्री की होम्योस्टेसिस का, मतलब कि आप किस तरह से एक बॉडी के अंदर रेगुलेशंस कंट्रोल करते हैं और उसके पीछे मेन बिहाइंड जो है वो कंट्रोलर कौन होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको जो है कंट्रोलर वो आपका ब्रेन ही मिलेगा। ठीक है, आपका ब्रेन ही है जो आपकी बॉडी रेगुलेशंस को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिर से मैं एक बात बता दूं कि अब आप सोच रहे हैं कि आपका ब्रेन जो है वो किस तरह से इन चीज़ों को डिटेक्ट जो है चेंज कर रहा है। हालांकि आपका ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपका कांपना हो गया सर्दियों के अंदर, ठीक है, इसी तरह पसीना निकलना हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। आपका दिमाग जो है वो किस तरह खुद ब खुद इन चीज़ों को ऊपर नीचे जो है चेंज करता रहता है। ठीक है, ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये है कि अब आप तो अपनी मर्जी से चीजें चेंज तो कर सकते हैं। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर आप कहें कि आप यहाँ से इंटरनेट को बंद करते आप कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि आपको जो है पसीना आना शुरू हो जाए, यानी कि माहौल भी ठीक हो और आपको पसीना आना शुरू हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बाय योर ओन विश, बट दैट कैन बी डन बाय योर ब्रेन। आपका दिमाग वो कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर्ड है। और वो कहाँ पे स्टोर्ड है? उसके डीएनए के अंदर। आपके डीएनए के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्टेड है कि कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सा जो है आपने एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये आपके सारे के सारे डीएनए के अंदर लिखा होता है। तो यहाँ पे दिमाग जो है उसको पहले से ही वो मैनुअल स्क्रिप्ट मिल जाती है कि आपने कौन सा जो आप फर्ज करें आपके पास कौन सा पेशेंट आता है तो आपने इसको कौन सी दवाई देनी है, वो सारा का सारा उधर लिखा होता है। तो दैट इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इज कंट्रोल्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं जी कि फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। फीडबैक आपको नाम से जाहिर होगा कि फीडबैक किसे कहते हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसके बदले में आप कोई रिस्पॉन्स देते हैं, दैट इज फीडबैक इन नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर आमिर आपसे कहते हैं कि आपकी ईटा की क्लासेस जो है वो किस तरह से जा रही हैं, तो आप जो भी आप जवाब देंगे दैट इज योर फीडबैक। ठीक है, और बायोलॉजी के अंदर क्या है कि कोई सिस्टम चल रहा है उसके अंदर चेंज करनी है आपने। ठीक है, उसके अंदर जो चेंज होगी बाय डिटेक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द केमिकल्स, या कोई भी चीज उसकी क्वांटिटी को चेक करके जो है एक चेंज लाई जाएगी उसी सिस्टम के अंदर, उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो दो किस्म के फीडबैक होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं, नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। इनको आप ज्यादा डिटेल जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि हार्मोन्स वाले चैप्टर के अंदर आप ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह जो है हार्मोन्स एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक जो है उसके अंदर क्या है कि ये एक स्टेबलाइजर इफेक्ट के तौर पर काम करता है। ठीक है, नेगेटिव से आप ध्यान में रख लें कि ये कम करेगा किसी चीज को। ठीक है, कम करेगा किसी चीज को जो कि बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एडीएच की, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वाटर कम हो जाता है, एडीएच वेजोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है जो कि आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। आप एंडोक्राइनोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा भी होगा और आपने क्या है कि आप इसे पढ़ेंगे भी जब हम इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एडीएच जो है वाटर इन योर ब्लड इसको कंट्रोल करता है, वाटर कंसंट्रेशन की जो कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के अंदर। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है, इट मीन किसी और चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई चीज अगर छोटी या बड़ी है तो इसका मतलब है कि उसके उलट भी कोई दूसरी रिलेटिव चीज मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि आप चल रहे हैं, इसका मतलब है कोई चीज साकिन भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी जो है वो मूव करके इधर जा रही है, इसका मतलब है कि नीचे सड़क जो है वो साकिन है। तो डेफिनेटली अगर आप कह रहे हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कम हो गई आपकी बॉडी के अंदर, इसका मतलब है कि साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गई है।
तो वाटर की लो कंसंट्रेशन जो है वो आपका हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और वो रिलीज करेगा क्या, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा और वो क्या रिलीज करेगा, एडीएच को रिलीज करेगा, और ये जाके सीधा आपके नेफ्रॉन्स की और कलेक्टेड टेब्यूल्स जो हैं आपके किडनी के अंदर उनके ऊपर ऐड करेगा, वो ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेंगी वाटर को, और इस तरह आपके बॉडी के अंदर वाटर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले वाटर का लेवल ये वाला था, अब एडीएच ऐड किया और वो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये जिस तरह देखें एक चेंज डिटेक्ट हुई, तो ये जो है चेंज डिटेक्ट हुई आपकी बॉडी के अंदर के एडीएच किस तरह वाटर को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है ग्लूकोज की अमाउंट देते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो किस तरह से ऐड करते हैं वो ग्लूकोज की अमाउंट को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो उन दोनों का आपस के ऊपर जो है नेगेटिव फीडबैक होता है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीड नेगेटिव में एक हम जो है एक हिंट ये ध्यान में रख लेते हैं कि एक चीज है, ठीक है, और एक दूसरी चीज है, तो एक चीज का ज्यादा होना दूसरे को कम करेगा, एक चीज का ज्यादा होना दूसरे को कम करेगा या अपनी ही प्रोडक्शन को कम करेगा, ठीक है। या तो अपनी ही प्रोडक्शन को कम करेगा या अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा करेगा। लेकिन फीडबैक जो है, एक चीज रिलीज हो रही है वो अपनी ही प्रोडक्शन को ज्यादा करेगा या किसी और चीज की प्रोडक्शन को ज्यादा करेगा, ठीक है। ये ज्यादा ही करता रहेगा, इसलिए जो है मैंने इसका नाम क्या दिया, एम्पलीफायर, कि ये कंसंट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा करता रहेगा। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें, ये बॉडी के अंदर बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। और फीमेल बॉडी के अंदर स्टडी करते हैं तो जब डिलीवरी टाइम होता है, जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है, तब क्या है कि जब बच्चे का सर जो है वो यूट्राइन वाल के साथ कांटेक्ट करता है, जब उसके ऊपर प्रेशर लगाता है, तब क्या है कि आपके दिमाग को मैसेज जाता है और उसके जो यूट्राइन मसल्स हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यूट्राइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके ऊपर जो है मजीद जब बच्चा मूव करता है तो उसके जो सर है वो फिर से जो है प्रेशर डालता है, और बदले में मजीद जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसकी वजह से जो बेबी की डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा आसान मतलब आसान तर होती जाती है इस पॉजिटिव फीडबैक की बिना के ऊपर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम हार्मोन की बात करें, ऑक्सीटोसिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता रहेगा, ठीक है। यानी कि किस तरह से कि यूट्राइन वाल को कंसिडर करते हैं और सर जो है बार बार उसकी वाल के ऊपर लग रहा है, और बदले में क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा कर रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर से ये जो हेड है वो वाल के साथ टकरा रहा है, फिर से जो ऑक्सीटोसिन जो है मजीद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करेगी। दैट इज हाउ पॉजिटिव फीडबैक वर्क्स, ठीक है। एम्पलीफाई करेगा, एक ही चीज की प्रोडक्शन या एक चीज अपनी ही प्रोडक्शन को ज्यादा कर देगी, ठीक है। बस आप जो है ये ध्यान में रख लें कि एक चीज अपनी ही प्रोडक्शन को जब ज्यादा करने लगे उसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, और जब एक ही चीज अपनी ही प्रोडक्शन या किसी दूसरे की प्रोडक्शन को कम करने लगे उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो ये बेसिकली दो मेन डिफरेंस आ गए। अब हम बात करते हैं हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक। हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं कि कोई ऐसा फीडबैक जो पॉजिटिव तो हो लेकिन आपके लिए नुकसानदेह हो। देखें, आपकी बॉडी के अंदर हर चीज की अमाउंट को फिक्स्ड कर दिया गया है, ठीक है। हर चीज की अमाउंट फिक्स है, हर चीज के अंदर, दुनिया के अंदर हर चीज की अमाउंट जो है फिक्स है। अगर आप उसको चेंज करेंगे तो वो जो सिस्टम है वो डिस्टोर्ट होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कभी कभार बुखार हो जाता है, कुछ लोगों का बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि उनके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस ऐसी होती है बुखार के अंदर कि उनके बुखार को मजीद राइज कर देते हैं। होता ये है कि आगे जाके उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है, उसके सेल्स जो हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं। जब उसके सेल्स काम करना छोड़ जाते हैं, बदले में एक चीज होती है, एक प्रोसेस होता है जिसे आप कहते हैं डेथ, यानी कि उस बंदे की मौत वाक़या हो जाती है उस बुखार से, ठीक है। तो ये एक नुकसानदेह पॉजिटिव फीडबैक हुआ कि कभी कभार बुखार की वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर चेंजेस हैं वो मजीद बुखार को राइज कर रही होती हैं। आपने ये भी सुना होगा कभी कभी लोगों को जो है 113 का बुखार फ़ारेनहाइट। अब ये फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। आपका बॉडी टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में कहते हैं वो 37 होता है और वो ऑल अबाउट 98 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है।
98 फ़ारेनहाइट, जो आपको डॉक्टर कहते हैं ना कि 104 का बुखार हो गया, तो वो फ़ारेनहाइट होता है। इट मीन्स कि वो आपका बॉडी टेम्परेचर ऑल अबाउट 39 होता है उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपने परेशानी हो ना कि 37 से राइज करके 104 हो गया, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो आपका जो वाटर है वो तो बॉयल हो जाता है। तो आपकी बॉडी 70 से 75% वाटर की बनी है, तो आप सारे के सारे उबल जाते हैं 104 के ऊपर। तो वो फ़ारेनहाइट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी लोगों का जो है फीवर जो है वो 113 तक जो है एक्सीड कर जाता है, और उसकी वजह क्या है, हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक, और कि आपकी बॉडी के जो रेगुलेशंस हैं वो उसी फीवर को ज्यादा कर रही होती हैं। फीवर क्यों होता है ये मैंने आपको जो है वो पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एंजाइम को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी टेम्परेचर राइज कर दिया जाता है। अब मसला ये है कि आपकी बॉडी के अपने भी एंजाइम्स होंगे जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर, स्पेसिफिक पीएच के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी नुकसान होने का खतरा हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज हाउ हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक वर्क्स। इसकी दूसरी एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड की लेंगे कि जब एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है गैसेस की, वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर होती है। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर ज्यादा हुआ तो उसकी तो एब्जॉर्प्शन उल्टा ब्लड में होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ब्लड के अंदर होना शुरू हो गई तो आपके टिश्यूज के अंदर तो पहले ही भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो होगा क्या कि आपको जो है वो ज्यादा जो है आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी और उसका पता है आपको नुकसान होगा। और ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक इस तरह से कि आपको जो है पार्शियल प्रेशर में क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और आपकी बॉडी के अंदर पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा अमाउंट जो है वो आपके ब्रेन सेंटर को, जो आपके जो ब्रीथिंग सेंटर है, उनको मैसेज पहुंचाती है कि आप जल्दी से सांस लें। ये ऑटोमेटिकली फिक्स्ड है, मैंने आपको बताया है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो क्या है कि आपके जो ब्रीथिंग सेंटर है उसको मैसेज जाता है कि आप इनकी ये जो ब्रीथिंग सिस्टम है इसको तेज कर दें, ठीक है। ब्रीथिंग सिस्टम को चेंज कर दें तो बदले में क्या होगा, ब्रीथिंग सिस्टम फास्ट होगा, फास्ट होने से फिर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। अब देखें बाहर कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा है, ठीक है। तो उसका जो है बॉडी के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट होगा। जो पॉजिटिव फीडबैक है ये रेयर केसेस में है, इतना ज्यादा जो है वो नहीं होता। आगे हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन योर बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है उनको मेंटेन रखना, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर वाटर भी है और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट साल्ट्स वगैरह भी होते हैं, और उनको एक ही लिमिट के अंदर रखना, इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। आपकी बॉडी जो है ऑल अबाउट 70% वाटर से बनी है, ठीक है। 70% वाटर से बनी है, और इसको ना आपने 60% होने देना है और ना ही आपने 80% होने देना है, ठीक है। तो इस लिमिट को कायम रखने के लिए आप क्या करेंगे कि है अपनी बॉडी के रेगुलेशंस जो हैं उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उन इस अमाउंट को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। इस अमाउंट को बरकरार रखने के लिए आपकी बॉडी रेगुलेट करेगी, जो प्रोसेस करेगी वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये लाजमी है कि आप अपनी बॉडी की अंदर वाटर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है उनको बरकरार रखें, क्योंकि आपके जिस तरह आपकी पूरी की पूरी बॉडी है, इस तरह आपके सेल्स भी इसी तरह से काम करते हैं कि उसके अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन जितनी होती है उतनी आपने लाजमी बरकरार रखनी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। उनके अंदर बाकायदा पाथवे मौजूद होते हैं, उनके साइटोसोल के अंदर, उनके जेल के अंदर, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, उनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ये सारे के सारे मैकेनिज्म हो रहे होते हैं। तो आपके लिए लाजमी है कि आप इन चीजों की कंसंट्रेशन जो है वो बरकरार रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की, कि ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं और इसके उलट ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं और ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं। वो एनिमल्स जो अपने, अच्छा मीटिंग टाइम 10 मिनट रह गए, इसके बाद मैं नया लेके भेजूंगा, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो होते हैं जो एनवायरमेंटल चेंज के साथ अपना जो उनकी बॉडी आयंस है उनको चेंज करते हैं, ठीक है। बॉडी जो साल्ट्स वगैरह हैं, वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन, वो हमेशा चेंज होती रहती है, या हाइपोटोनिक हो जाएगी या हाइपरटोनिक हो जाएगी। लेकिन ऑस्मो कन्फर्मर्स अमूमन अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं। हाइपोटोनिक,
हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये आपने 10th क्लास के अंदर जो है वो पढ़े भी होंगे, और आपके जो है मजीद रिवीजन के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में उनको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो रेगुलेट का मतलब है चेंज करने वाले। ठीक है, रेगुलेट से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये इनका बॉडी जो सिस्टम है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन सिस्टम से मुराद ये है कि यहाँ पे वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इनको चेंज करेगा, यानी कि इनको बरकरार रखने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में क्या होता है कि बाहर इनको एसिटोनिक सोल्यूशन मिल रहा है, यानी कि इनका एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल उनकी बॉडी की अपनी की तरह है, तो उनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि जो काकरोच होते हैं, ठीक है, जो काकरोच होते हैं वो जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, काकरोच जो है वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड है। ये मैंने आपके लिए जो है वो काकरोच एक ड्रॉ भी कर दिया। ये इसके जो है वो पर वगैरह आ गए अगर वो इस तरह से होता है तो। ठीक है, अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो काकरोच है ये वार्म ब्लडेड है, तो आप काकरोच का बॉडी टेम्परेचर किस तरह से फाइंड करेंगे? अब बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिया है जी मरियम बीबी ने और सनाउल हक ने, कि आप उसका जो है एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे, वही कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का टेम्परेचर होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर अमूमन जो है वो आपके एनवायरनमेंट के साथ ही होता है, वो उसके साथ चेंज होता रहता है। जो टेम्परेचर चेंज होगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, जबकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, वार्म ब्लडेड का, लेकिन कोल्ड ब्लडेड का टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। तो कॉकरोच का अगर आप बॉडी टेम्परेचर फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आप जो है थर्मामीटर को बाहर निकालें और अपने जो है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो होगा वही उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट वही होगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। ये क्या होते हैं, एक दफा से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि ये आपके टॉपिक का हिस्सा है लेकिन आपकी बुक के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो है हाइपर मीन होता है ज्यादा। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, हाइपोथैलेमस मीन थैलेमस के नीचे। ठीक है, हाइपो हाइपोफेरेंक्स मीन जो फेरेंक्स का निचला पोर्शन होता है। हाइपो मीन्स लोअर, कम, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। आइसो मीन मीडियम, यानी कि दरमियाना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन की। ठीक है, कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज कम है, सोल्यूट कंसंट्रेशन की या साल्ट कंसंट्रेशन की। ठीक है, सोल्यूट या साल्ट कंसंट्रेशन की जो अमाउंट है वो ज्यादा या कम होना। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 3 सेल हैं, अगर इसके अंदर अच्छा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये सोल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं 3 डिफरेंट सोल्यूशन हैं। हमने इस तरह से 3 डिफरेंट सोल्यूशन बना दिए इस तरह से। ठीक है, ये सेल जो है 3 डिफरेंट सोल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं। अगर सोल्यूशन के अंदर साल्ट की अमाउंट, मैं एस लिख देता हूं, ये ज्यादा है। ठीक है, अगर सोल्यूशन के अंदर साल्ट की अमाउंट ज्यादा है तो उस सोल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि हम सोल्यूशन को पढ़ रहे हैं ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सोल्यूशन कौन सा होगा, हाइपर। हाइपर मीन ज्यादा, कौन सी, साल्ट या सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर एनवायरनमेंट के अंदर, सोल्यूशन के अंदर ज्यादा है। जिस चीज के अंदर जो है सिंपल सी बात है, जिस चीज के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हम कहेंगे दैट इज हाइपरटोनिक। ठीक है, अब यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि अंदर जो है साल्ट की कंसंट्रेशन लो है, तो अंदर वाले का होगा हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, अंदर क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। इसी तरह अगर साल्ट की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों इक्वल हैं तो हम इसे कहेंगे आइसोटोनिक। और अगर साल्ट की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है और बाहर एनवायरनमेंट में साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो लो है, तो अंदर वाले को क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। सॉरी, अंदर वाले को हाइपरटोनिक कहेंगे, क्योंकि वहां पे साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर वाले को हाइपोटोनिक कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 जो है बेसिकली मेन की पॉइंट्स हैं ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, के हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है। हाइपर मीन ज्यादा अमाउंट ऑफ साल्ट या सोल्यूट, किसी भी चाहे वो बॉडी सेल है, चाहे वो आपका सोल्यूशन है, साथ में आप लिख देंगे कि हाइपोटोनिक बॉडी है या हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट, मुख्तलिफ माहौल के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरह से होती है। ठीक है, जस्ट हम ऊपरी एक जायजा लेंगे। जब हायर क्लास अंदर जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है बीएस वगैरह करेंगे तो वहाँ बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक जो है फाइलम को आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि उनके अंदर किस तरह से चेंजेस आती हैं। यहाँ तो आप जो है एक पैराग्राफ में सारे जो चेंजेस हैं उसको स्टडी करेंगे, लेकिन वहाँ जाके आप जो है बड़ी डिटेल के साथ इतना पढ़ेंगे कि आप जो है वो तंग आ जाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेश वाटर एनिमल। फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं जहाँ पे ज्यादा अमाउंट जो है साल्ट की मौजूद नहीं होती बल्कि कम होती है, वाटर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। और उसमें जो एनिमल्स रहते हैं डेफिनेटली हम क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर एनिमल्स कहेंगे। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स में क्या है कि हाइपरटॉनिक होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइपरटॉनिक टू देयर एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि हाइपरटॉनिक वो खुद हुए। हाइपर मीन साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उनके एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर हम जो है दो बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं, ये जो है एनिमल है और ये जो है इसका एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी, इसीलिए जो है इसको क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर कहेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब फिर से वही बात आती है कि कम या ज्यादा होना रिलेटिव चीज है, यानी कि आप किसी एक चीज को अकेला नहीं कह सकते कि ये कम है, आपको किसी चीज को ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर किसी एनिमल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मतलब बाहर एनवायरनमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। तो फ्रेश वाटर पे क्या है कि जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम होती है, तो जो उनका एनवायरनमेंट है वो हाइपोटॉनिक होगा, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या होंगे, हाइपरटॉनिक होंगे। अब क्या है कि फिर वो उनको मसला क्या होगा कि वो हमेशा स्वेलिंग का शिकार रहते होंगे। स्वेलिंग से क्या मुराद है कि यहाँ पे पानी कम है, पानी जो है वो बाहर ज्यादा है, साल्ट इनके अंदर ज्यादा है, तो पानी बाहर से रश करके इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी कि क्या है कि बाहर पानी ज्यादा है और साल्ट कम है, और बॉडी के अंदर क्या है कि साल्ट ज्यादा है और पानी कम है, तो बाहर से पानी जो है वो इनसाइड दी बॉडी आ जाएगा और उनको जो है वो स्वेलिंग का प्रॉब्लम जो है वो उनका सामना होता है। ठीक है, इसके बाद है कि नो नीड टू ड्रिंक वाटर, तो जब पानी खुद बहुत उनकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो उनको पानी पीने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पानी खुद ब खुद जो है एब्जॉर्ब होकर उनकी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उनको जरूरत ही नहीं है कि वो उसको ड्रिंक करें। पानी जो है ये ड्रिंक नहीं करते, फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है वो पानी को पीते नहीं है। अच्छा, तो अब देखिए पानी आ रहा है जा रहा है, तो साथ साथ क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है वो बॉडी साल्ट्स को लॉस करती रहती है, यानी कि उनके अंदर साल्ट ज्यादा है, तो बदले में क्या है कि जो जो पानी आता जाएगा निकलता जाएगा तो साल्ट जो है वो निकलते जाएंगे। ठीक है, अब साल्ट को बचाने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर तो पहले ही साल्ट कम है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, क्योंकि पानी तो पहले ही उनके अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए डाइल्यूटेड यूरिन निकालेंगे, जिससे डाइल्यूटेड यूरिन जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। डाइल्यूटेड यूरिन से क्या मुराद है कि उस यूरिन के अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन वो ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि पहले ही उनकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा आ रहा है और वाटर उनको कम, जो साल्ट है वो कम मिल रहा है, तो इसलिए साल्ट को जो है वो स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, अब किडनी जो है वो जो साल्ट है वो उनकी बॉडी को रिक्वायर है, तो उनकी किडनी जो है वो उसको मदद देगा उन साल्ट को रीअब्जॉर्ब करने में। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी जो है वो आपकी किडनी जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेंगे क्योंकि वो उनको चाहिए। और अमूमन वो जो है साल्ट अपने खानों से भी हासिल करते हैं, जो वो खाते हैं, जो एनिमल वो अपने सराउंडिंग से खाते हैं, वो उसमें से जो है थोड़ा बहुत साल्ट जो है वो उनको वहां से मिलता है, और बहुत ही कम मकदार में जो है साल्ट कहाँ से मिलता है, उनके एनवायरनमेंट से। जो पानी उनकी बॉडी के अंदर जाता है, तो वहाँ उनकी जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है वो बहुत ज्यादा लो होती है, तो किडनी जो है मेन की रोल अदा करते हैं साल्ट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एम्फीबियंस कैन और जो गिल्स ऑफ फिशेस होती हैं, कुछ जो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनकी स्किन के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, और ये लेटेस्ट स्टडी है। आयनोसाइट्स क्या होते हैं
कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ यूजिंग एनर्जी मूव द आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो किस तरह से कि वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, ठीक है, तो जो साल्ट है वो आपकी बॉडी से निकलना चाहिए, लेकिन आयनोसाइड क्या करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिए, यानी कि क्या करते हैं कि एनर्जी यूज करके एनवायरनमेंट से जो सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं, खास तौर पर क्लोराइड आयंस, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी के अंदर लेकर आती है। ठीक है, तो ये आयनोसाइड जो है एनवायरनमेंट से साल्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर लेकर आते हैं बाय मींस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी यूज होती है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, आगे हम देखते हैं मेरीन वाटर। तो मेरीन वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, मेरीन वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि उनका सोल्यूशन कौन सा होगा, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन होगा। तो मेरीन वाटर के अंदर दोनों किस्म के जो है ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स भी होते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स भी होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स यानी कि उनकी बॉडी का जो सिस्टम है वो उनके एनवायरनमेंट के साथ आइसोटॉनिक होगा, यानी कि सॉल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो उनके ऊपर इतना जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कार्टिलेजनस फिशेज, जो उनकी बॉडी जो है अमूमन कार्टिलेज की बनी होती है, जिसमें शार्क हो गई, रेस, कैट्स, ये फिशेज जो हैं इनको कार्टिलेजनस फिशेज कहते हैं। तो ये आइसोटॉनिक माहौल में रहती हैं या फिर करीब तरीन होती हैं आइसोटॉनिक के। ठीक है, या तो ये आइसोटॉनिक माहौल में रहती हैं मेरीन वाटर के अंदर, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वही साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन होंगी जो एनवायरनमेंट के अंदर है। ठीक है, तो या तो उसके करीब तरीन होगी, तो इनको इतना ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। जबकि बोनी फिशेस जो हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत जो है छोटी छोटी फिशेस होती है, बोनी फिशेस, टेलियोस भी कहते हैं। ठीक है, टेलियोस भी कहते हैं इन्हें, और ये जो है हाइपोटॉनिक होती हैं। मैंने क्या कहा था, मेरीन वाटर क्या है, हाइपरटॉनिक है, तो एनिमल्स क्या होंगे, हाइपोटॉनिक होंगे, यानी कि इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी, सॉरी साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, और सी वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। अब होगा क्या कि इनकी जो बॉडी है वो टेंडेंसी रखती होगी कि वो वाटर को लॉस कर दे। वाटर को लॉस क्यों करेगा, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपने जो है वो मस्ट ध्यान के अंदर रखना है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पर्सपेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। आपको ये चीजें जो है, ये कॉमन सी चीजें आपको अपने ध्यान के अंदर रखनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि हाइपोटॉनिक है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर साल्ट कम है और साल्ट ज्यादा है एनवायरनमेंट के अंदर, इसका मतलब है कि इनकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा है और वाटर कम है मेरीन वाटर के अंदर, तो वो इनको हमेशा खतरा रहता है कि ये वाटर जो है, उनका बॉडी वाटर जो है उसको लॉस कर देंगे। कहाँ से, खास तौर पर उनके जो गिल्स होते हैं वहां से ये वाटर को लॉस कर देंगे। ठीक है, तो इनको हमेशा जो है खतरा रहता है लॉस ऑफ वाटर से। अब क्या है कि बाहर जो है काफी ज्यादा साल्ट मौजूद है। ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि पानी उसमें बहुत ज्यादा कम है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, और वो क्यों पीते हैं कि इनको बाहर से पानी जो है वो कम मिलता है, इसलिए ज्यादा पानी पीते हैं, और ज्यादा पानी के अंदर ज्यादा साल्ट होता है। ठीक है, इसलिए जो है गेट टू मच साल्ट फ्रॉम सी, यानी कि ज्यादा पानी तो पीते हैं, लेकिन उस पानी जो है, जैसे हम पानी समझते हैं, वो पानी नहीं होता, उसके अंदर जो है ज्यादा परसेंटेज जो है वो साल्ट की होती है। तो इसलिए जो है उस ज्यादा पानी में से ओरिजिनल पानी जिसे वाटर कहते हैं वो उन्हें बहुत कम मिलता है, और साल्ट जो है बहुत ज्यादा भी जो है उनको मिल जाता है, इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा वाटर जो है वो पीते हैं, बहुत ज्यादा पानी जो है ये पीते हैं। ठीक है, तो जो हमने फ्रेश वाटर पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वो जो है पानी नहीं पीते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है, जबकि ये बहुत ज्यादा पानी पीते हैं ताकि उनको थोड़ा सा पानी जो है वो मिल जाए, क्योंकि इनके एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है। अब साल्ट जो है ये किस तरह से रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, क्योंकि बाहर साल्ट ज्यादा है, तो इनको भी अपनी बॉडी से साल्ट जो है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो चाहिए वाटर चाहिए ना, जो जो बाहर से कम मिल रहा है। तो ये सोडियम और क्लोरीन और पोटाशियम, जो कि जिनकी वैकेंसी 1 होती है, जिनके ऊपर सिंगल चार्ज होता है। ठीक है, जिनके ऊपर सिंगल चार्ज होता है, सिंगल आयन होता है,
वो उनको अमूमन जो है गिल्स एपिथेलियम सेल्स के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकालते हैं ये एनिमल्स, ठीक है। कौन से वाले? जो हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक वाले की बात नहीं कर रहे। तो ये गिल्स के थ्रू क्या करेंगे, अपने जो ये जो आयंस हैं इनको बाहर निकालेंगे, और जो डाईवेलेंट हैं जिनके ऊपर दो चार्ज होते हैं, दो पॉजिटिव जो है सिंबल होते हैं, वैलेंसी होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम की तरह, उनको किडनीज के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है। और इनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है लाजमी याद रखना है, रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इन आयंस को डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर लेके चले जाते हैं, तो वहां से जो यूरिनरी सिस्टम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए इन आयंस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो रेक्टल ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान के अंदर रखना है कि क्या करते हैं कि बॉडी साल्ट जो है, बॉडी साल्ट आयंस जो है इनको लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है मूव करवा देते हैं। बदले में क्या होता है कि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है जी टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं, इसकी एग्जांपल आपने अपने आप को देना है, जो खुश्की के ऊपर रहते हैं, ठीक है। अब हम वाटर से बाहर आ गए, ठीक है, वाटर से बाहर आ गए, इसका मतलब है कि आपको वाटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन एनिमल्स को ज्यादा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, जिस तरह मुझे अभी फील हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से जो है वो मुसलसल बोल रहा हूँ और मुझे वाटर की जरूरत है। इसलिए इन एनिमल्स को जो है वो क्या है कि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हमेशा से रहता है, ठीक है। इन एनिमल्स को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता है। सक्सेसफुल ग्रुप्स की बात करें, जो लैंड एनिमल्स हैं उनमें आर्थ्रोपोड्स आते हैं, और आर्थ्रोपोड्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन एनिमल्स हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन एनिमल्स हैं। फिर रेप्टाइल्स की बात करते हैं, बर्ड्स भी बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल ग्रुप है। इसके बाद मैमल्स, ये जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं पहले, जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर काइटिनस एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। एक्सोस्केलेटन मीन जो बॉडी के बाहर मौजूद होता है, जैसे हमने बात की थी कॉकरोच की। तो काइटिनस मीन जो काइटन है, काइटन जो आपके पास एक कंपाउंड है उससे बना होता है, ठीक है। हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी के आसपास मौजूद होगा, और उसका काम क्या है कि अंदर जो वाटर है उसको कम से कम रिलीज किया जाए, ठीक है। इसी तरह जो वर्टिब्रेज हैं उसकी बॉडी के आसपास जो है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इंसानों को थोड़ा सा बोल जाए, तो यहाँ पे डेड क्रेटिनाइज स्किन मौजूद है, ठीक है। एग्जांपल ले लें कॉकरोच की, ठीक है। कछुए वगैरह जो हो गए उनकी एग्जांपल ले लें तो उसकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है। अपनी एग्जांपल लेनी है तो यहाँ पे देखें, अपने नाखून जो हैं आपके, जो कि रिड्यूस हो के इतने से रह गए हैं। इसी तरह आप बर्ड्स वगैरह को देखें, उनके नाखून वगैरह, उनकी जो कवरिंग है वो डेड क्रेटिनाइज स्किन जो है उससे बनी होती है अमूमन, ठीक है। मोस्टली पार्ट जो है डेड क्रेटिनाइज, क्रेटिन एक आपकी प्रोटीन है, जैसे आपके बाल बने होते हैं, ठीक है। तो ये अमूमन वर्टिब्रेट्स की स्किन जो है वो इसी से बनी होती है, क्रेटिनाइज स्किन से। तो इसका मकसद भी क्या है कि दोनों का मकसद क्या है कि रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है, कि ये वाटर लॉस से आपको बचाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेजर्ट एनिमल की, जहां आपको तो वैसे यहाँ पे जो है बारिश वगैरह लगती है, आप वहां से जो है पानी हासिल कर सकते हैं, लेकिन डेजर्ट जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और बारिशें भी बहुत कम होती हैं, तो वहां पे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर थ्रू एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस जो है वो उनके अंदर बना, जो कि इनको कम वाटर के अंदर भी जिंदा रखता है, यानी कि इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है कि वो खुश्क माहौल के अंदर अपने आप को सर्वाइव करवा सकें, ठीक है। और अब उनकी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस तरह से हो जाती है कि वो थोड़ी से पानी के ऊपर भी गुजारा कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस, यानी कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वाटर की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। यानी कि बाहर से इनको वाटर नहीं मिलेगा, अपने जिस्म के अंदर जो है ये क्या करेंगे, वाटर की प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कैंगरू की बात करते हैं, ठीक है। कैंगरू की बात करते हैं तो ये एनिमल्स खासतौर पर जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, ये बीज खाते हैं, पौधों के जो बीज होते हैं उसको खाते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इनकी बॉडी में वाटर बनता है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये जो है उसी को खाकर गुजारा करते हैं, ठीक है, उसी को यूटिलाइज करते हैं। ये यानी कि जो वाटर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में बनता है उसको यूज करके ये सरवाइव करते हैं। अगर आप जो है
नेशनल ज्योग्राफिक्स के अंदर आपको काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेगी, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो देखें। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल है और काफ़ी ऐसे प्यारे प्यारे जानवर हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उस वक्त जिंदा थे। ठीक है, आपको एक दूसरी काम की बात बता दूं, 1970 से, ठीक है, 97 में जो है 1970 के अंदर स्टडी की गई थी और 2001 के अंदर स्टडी की गई थी। तो इसके अंदर जो है इंसानों की एक्टिविटी की वजह से 50% पॉपुलेशन, इंसानों के अलावा जितने भी जानवर थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, 50%। ठीक है, अगर फर्ज करें कि 1970 में वो 100 थे, टोटल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो अभी वो 50% रह गए। और जिस तरह इंसानों की एक्टिविटी जा रही है, ये पॉसिबल है कि 2026 के अंदर इंसानों के अलावा कोई और स्पीशीज दुनिया के ऊपर न रहे। ठीक है, जिस तरह हमारी कारकर्दगी जा रही है, तो 2026 को अगर इस तरह हुआ तो 26 को कहेंगे जीरो ईयर। ठीक है, जीरो ईयर का नाम दे रहे हैं साइंटिस्ट। खुदा ना करे कि ये पॉसिबल हो, लेकिन जिस तरह की हमारे एक्टिविटी जा रही हैं, जिस तरह हमारे करतूत जा रहे हैं, तो मुमकिन है कि 2026 के अंदर कोई और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना करे। तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक्स की बात कर रहा था, अगर आप वहां पे कैंगरू को देखें ना, तो वो दिन के वक्त अपने आप को पौधे के साय में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, और वहां खड़े होके अपने ये उनके जो छोटे छोटे बाजू होते हैं ना, जो उनके सामने वाले लिम्स होते हैं, उनको चाटते हैं ये। ठीक है, चाटते हैं और उसके ऊपर जो उनका जो थूक वगैरह होता है उसकी मदद से अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। और अगर आप देखें, अच्छा तो क्या है कि हम बात कर रहे थे लेकिंग प्रोसेस की, तो लेकिंग प्रोसेस से क्या है कि जब आप क्या करेंगे, ये लेकिंग करते हैं, चाटते हैं अपनी बाजू को, तो वहां पे जो थोड़ी टाइम के लिए उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है और इस तरह से ये सरवाइव करते हैं। तो ये आपका लेक्चर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो काइंडली आप जो है वो पूछ सकते हैं।